कल दोपहर में हम सभी अपने न्यूज रूम में अयोध्या कवरेज को लेकर प्लानिंग कर रहे थे। सामने मल्टी स्क्रीन पर एक स्क्रीन में संसद की कार्यवाही चल रही थी और अचानक से एक ऐसा विजुअल आता है, एक ऐसी तस्वीर आती है जो पहली दफा देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगे। मतलब कल जब संसद में हुए हमले को 22 साल पूरे हुए, उसी तारीख को एक बार फिर से संसद पर हमला, संसद में हमला एक दो नहीं कई सवाल खड़े करता है। अब कानपुर में बैठे अशोक को तो चिंता होगी ना कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं तो वो कैसे सुरक्षित होंगे। पूरे देश में कल संसद में हुए सिक्योरिटी ब्रीच का वीडियो वायरल हो चुका था एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। कल क्या हुआ था उसका एक एक वीडियो, एक एक डिटेल मैंने आपको 9 PM स्पेशल में दिखाई थी। अब आज इस पर बात होगी कि आखिर वो हुआ क्यों और अब आगे क्या हो रहा है। आप आरोपियों की कोर्ट में पेशी की तस्वीर आपने भारत 24 पर देखी, उनकी पेशी आज हुई। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि आतंकी घटना भी हो सकती है। वहीं सरकारी वकील ने दलील देते हुए कहा कि यह डर पैदा करने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दरअसल आज चारों आरोपियों को दिल्ली की इसी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड जो है वो चारों आरोपियों के लिए दी है। 24 दिल्ली। इन आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि हमारा बच्चा तो प्रदर्शन करने के लिए गया था। पॉलिटिकल खेमे में भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब बात नहीं सुनी गई तो आवाज संसद तक पहुंचाई गई। सीरियसली, मतलब देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ को ये कुछ लोग प्रदर्शन के नाम के अम्ब्रेला के नीचे ढकना चाहते हैं। और देखिए, ये कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे कि मार्च अप्रैल में कहीं नौकरी नहीं मिली तो सुबह ब्रश करके आ गए संसद में प्रदर्शन करने के लिए। ये पूरी साजिश रची गई थी कब? मिड 2022 में मैसूर में ये सभी आरोपी एक मीटिंग करते हैं, इन शॉर्ट प्लानिंग करते हैं। 2022 में 1-2 महीने के बाद संसद में घुसने की पुख्ता प्लान को तैयार करते हैं, संसद में घुसने के प्लान पर बात करते हैं। 2023 में बजट सत्र के दौरान ये सभी आरोपी संसद भवन की बाकायदा रेकी करते हैं। 2023 में ही मार्च अप्रैल के महीने में जुगाड़ से पास लेकर सुरक्षा प्रक्रिया कैसी है इसकी रेकी करते हैं। फिर 2023 में जुलाई के महीने में एक आरोपी सागर लखनऊ से दिल्ली पहुंचता है, लेकिन उस वक्त उसे संसद में अंदर जाने का पास नहीं मिलता है। वो रेकी करता है, लौट आता है और इसके बाद सागर शर्मा 10 दिसंबर को लखनऊ से दिल्ली पहुंचा और महाराष्ट्र के अमोल शिंदे और हिसार से नीलम कौर भी यहां पर पहुंचे। वो सभी एक मेट्रो स्टेशन पर मुलाकात करते हैं और अपने सहयोगी विशाल शर्मा उर्फ विक्रम उर्फ विकी के गुरुग्राम वाले घर पहुंचते हैं, जहां पर मनोरंजन भी शामिल हुआ। और इन सभी ने फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जहां पर मुख्य साजिशकर्ता ललित सुबह के समय शामिल होता है। ये सभी सोमवार को दिल्ली आए और फिर बुधवार सुबह को सांसद प्रताप सिम्हा के सचिव से पास कलेक्ट किए, कुछ भारतीय झंडे खरीदे और इंडिया गेट पर अन्य लोगों से मुलाकात की। दोपहर 12 बजे 2 लोग संसद के अंदर पहुंचे, जबकि 3 को बाहर प्रदर्शन करने के लिए रोक दिया गया, यानी कि 3 बाहर 2 अंदर विजिटर्स गैलरी में थे। घटना के बाद ये सभी लोग एक दूसरे को फटाफट से मैसेज भेज रहे थे। ललित झा की एक व्हाट्सएप चैट इस वक्त आप देखिए, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इसमें साफ लिखा है कि मीडिया कवरेज देखो, वीडियो संभाल कर रखना। मीडिया कवरेज देखिए इसको और वीडियो सेफ रखना। ये 2 लाइन पर जरा ध्यान दीजिए, ये ललित के व्हाट्सएप चैट की कॉपी है। जब इन लोगों की साजिश सफल रही तो ललित ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपलोड किया और इस वीडियो में नीलम को संसद के बाहर
धुआं छोड़ते हुए और नारे लगाते हुए दिखाया गया। उसके आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब। फिर से दोहरा देती हूं, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब। इस पूरे मामले पर सियासत करने वालों को एक बार इस कैप्शन को पढ़ना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि यह कितना सीरियस मैटर है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस पूरी घटना में शामिल कैरेक्टर्स से, किरदारों से। सबसे पहला है सागर शर्मा। इसकी पूरी कुंडली आपके सामने खोलकर रख देती हूं। सागर शर्मा यह लखनऊ में रह रहा था। 12वीं पास सागर शर्मा माता पिता और छोटी बहन के साथ किराए के घर में रहता था। ई रिक्शा चलाता था। दूसरा, मनोरंजन। कर्नाटक के मैसूर का ये रहने वाला, और उसने 10 साल पहले बेंगलुरु बीआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। हालांकि उसे कभी नौकरी मिली नहीं। तीसरा, अमोल शिंदे। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे बुधवार को नीलम के साथ संसद परिसर में नारेबाजी कर रहा था, जब सागर और मनोरंजन लोकसभा के अंदर हंगामा काट रहे थे। अमोल के पिता खेतिहर मजदूर हैं और ये अमोल 12वीं पास है। चौथा, ललित झा। बिहार का रहने वाला ललित अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में खुद को टीचर बताता है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वो एक एनजीओ का महासचिव है और इसी के इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब। पांचवा है विशाल शर्मा उर्फ विक्की। विशाल शर्मा वो व्यक्ति है जिसके घर पर संसद में हंगामे की साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग बनी। वो पत्नी के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है। विशाल शर्मा उर्फ विक्की उर्फ जंगली पहले एक्सपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था, लेकिन अभी ऑटो चला रहा था। नीलम वर्मा इस कथित क्रांतिकारी गैंग की सबसे उम्रदराज सदस्य नीलम वर्मा ही है। हरियाणा के जींद की रहने वाली है। कई डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। ये चर्चित किसान आंदोलन में हिस्सा ले चुकी है और उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी को भला बुरा कहते हुए लोगों से कांग्रेस या फिर आईएनएलडी को वोट करने की अपील करती है। एक बार आपको वो वीडियो भी मैं दिखा देती हूं। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम आईएनएलडी को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। इन सभी पर जितने नाम और उनकी कुंडली आपके सामने मैंने रखी, इन सभी पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी आपको जाननी चाहिए। धारा 120B आपराधिक साजिश, 452 अतिक्रमण, 153 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 186 लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना, 353 सरकारी कर्मी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए धारा 16 और धारा 18, इसके तहत इन लोगों पर संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और आज इनकी पेशी भी हुई, जिसके बाद 7 दिन की रिमांड स्पेशल सेल को दे दी गई। कल संसद में जो कुछ हुआ उसके बाद सदन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और होने भी चाहिए। लेकिन अब आपको एक इनसाइड डिटेल बताती हूं कि लोकसभा की सुरक्षा में कितने लोग लगे होते हैं, कितने लोगों को लगाना चाहिए, कितने पद हैं जो खाली हैं। यानी इसका पूरा खाका इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। सबसे पहले नाम आता है डेप्यूटी स्पीकर का। ये सुरक्षा प्रभारी होते हैं। फिर उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो कि सिक्योरिटी को यानी कि सुरक्षा को देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। इसके बाद होते हैं प्रभारी सुरक्षा अधिकारी। इस वक्त पर इस पद पर ब्रजेश सिंह हैं जो कि निदेशक स्तर के अधिकारी हैं। 2019 के बाद से डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। 2 नवंबर 2023 से यह पद खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि
रघुबीर लाल का यूपी ट्रांसफर हो चुका है। सिक्योरिटी में स्पेशल डायरेक्टर के 2 पद हैं। सिक्योरिटी में जॉइंट डायरेक्टर कद के 15 लोग हैं। सिक्योरिटी में डेप्यूटी डायरेक्टर कद के 26 लोग हैं। ये सब कुछ जरा नंबर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं के हवाले है संसद की सुरक्षा। कुल सिक्योरिटी ऑफिसर 56 हैं और यहां पर 5 पद खाली हैं। कुल असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 61 हैं, यहां पर 12 पद खाली हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 1 के 69 अधिकारी हैं और यहां पर 45 पद खाली पड़े हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 के 72 अधिकारी हैं और यहां पर 63 पद खाली हैं। मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले कुल 301 पद हैं। इस वक्त 176 तैनात हैं, तो वहीं 125 पद खाली हैं। यानी कि 125 जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर थीं, उनको वहां पर तैनात ही नहीं किया गया, उनको पद पर बैठाया ही नहीं गया। इसीलिए आप उनको माइनस कर दीजिए इन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में से। अब आपको एक मैप के जरिए सदन सुरक्षा कैसे की जाती है यह भी दिखा देती हूं, और इस पूरी पिक्चर को आप बेहतरी से समझिएगा। 2 तरफ से एंट्री होती है सदन में। एंट्री ट्रांसपोर्ट भवन के सामने गेट से, दूसरी एंट्री रेल भवन के सामने गेट से होती है। विजिटर्स गैलरी में एंट्री से पहले भी जांच होती है। गरुड़ द्वार से आगे जाकर पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां पर फिर लोकसभा में एंट्री से पहले चेकिंग होती है। सांसदों की एंट्री मकर द्वार से होती है। संसद के मुख्य भवन में लोकसभा के लिए विजिटर्स की एंट्री गरुड़ द्वार से होती है। अब जो लोग इन सिरफिरों की हरकत को प्रदर्शन का नाम देते हुए इनको बचाने की या फिर इनके डिफेंस में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जरा कान खोलकर, दिमाग खोलकर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। हमारे देश के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और इस खबर को पूरी दुनिया ऐसे दिखा रही है कि देखो, भारत के सबसे बड़े मंदिर पर हमले को देखो। कोई भी सिरफिरा भारत के सबसे बड़े मंदिर पर हमला कर रहा है। ये विदेशी मीडिया की कुछ हेडलाइंस हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इंट्रूडर्स ब्रीच इंडियन पार्लियामेंट सिक्योरिटी ऑन शूटआउट एनिवर्सरी। इस एक घटना से भारत की छवि को नुकसान हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया इसकी कवरेज कुछ इस तरीके की हेडलाइंस के साथ करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष का पक्ष क्या है, वो भी एक बार आप सुनिए। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। जो आज कर रहे हैं तो पहले करना चाहिए था। जल्दबाजी में पुराना मतलब सदन को छोड़कर नए संसद भवन, पुराना संसद भवन छोड़ो, नया संसद भवन चलो, ये सारे करने के पहले ये सोचना चाहिए था कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारा आपने खूब सुना होगा। अब ये नारा चरितार्थ होता दिखाई देने लगा है। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए इजाजत दे दी गई है। वहीं कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर 18 दिसंबर को फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है। अब आपको वो सबूत भी दिखाते हैं जो कि कृष्ण भक्तों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो कृष्ण जन्मभूमि ही है और कई प्रमाण हैं जो ये बात साबित भी करते हैं। इसमें मंदिर का नक्शा,
मंदिर का नक्शा देखकर लगता है कि यह पूरा इलाका कृष्ण जन्मभूमि ही रहा है। यहां पर मंदिर ही नजर आता है। दूसरा, किताबों के प्रमाण। कई किताबों में मंदिर की बात कही गई है। तीसरा, अदालतों के आदेश भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहां पर मंदिर ही था। गजेटिया में छपा है कि वहां मंदिर ही रहा होगा। फिर मूर्तियों के प्रमाण। कई मूर्तियां भी वहां मंदिर होने के सबूत को पुख्ता करती हैं। अब आपको इतिहास की 2 किताबों में छपे हुए लेख दिखाती हूं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि वहां पर मंदिर ही रहा होगा। किताबे यमनी। अल उत्बी ने इस किताब को लिखा था। इसको खोल भी देती हूं। अल उत्बी महमूद गजनवी का मंत्री था। अल उत्बी इस किताब में क्या लिखता है, पढ़ते जाइएगा। ऐसी खूबसूरत इमारत न मैंने देखी न मेरे सुल्तान ने देखी थी। ऐसा लगता है कि इसकी तामीर फरिश्तों ने की हो। दोबारा इतनी सुंदर इमारत बनाने में 200 साल लगेंगे। इसके बावजूद मंदिर तोड़ दिया गया। अब दूसरी खबर और दूसरी किताब आपके सामने। मुआसिरे आलमगिरी। इसमें औरंगजेब के आदेश का जिक्र है, जहां पर औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को ढहाने और यहां की मूर्तियों को आगरा में शाही जहांआरा बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने का आदेश जारी किया। यह भी आपके सामने। इस पूरे मामले पर देखिए, फैसला आने के बाद किसने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, कि क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। कृष्ण भूमि और ईदगाह मस्जिद के बारे में जो विवाद है उसके लिए आज सुनवाई थी कोर्ट नंबर 85 में। पहले ये कहा है उन्होंने कि हम पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे सुनेंगे जन्मभूमि वाले पक्ष को, उसके बाद 7/11 की जो एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी पे सूट की, उसके बाद उसको सुना जाएगा। पहले सुना जाएगा सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन पे। 18 तारीख नेक्स्ट डेट लगाई है हेयरिंग की इसमें। और विपक्ष की तरफ से विपक्ष ने इसमें एतराज किया कि इसमें साहब कि हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया इस ऑर्डर। तो कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, प्रोविजन है, जा सकते हैं जैसा आप चाहें। बड़ी बड़ी जितनी भी इमारतें हैं सब हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई थी। वो कृष्ण जन्मभूमि है और वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मुसलमानों को भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। और गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराय। गई हुई प्रतिष्ठा भगवान लौटाएंगे। अगर जो सच्चाई होगी वह सामने आएगा। इसलिए सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे से निर्णायक होगा और वो सबके निर्णय मान्य होना चाहिए। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है। भजिए की दुकान से सफर शुरू करने वाले मुख्यमंत्री क्या मध्य प्रदेश से दुकानों को हटाना चाहते हैं? ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दे दिया। इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने के लिए कहा गया। साथ ही अगर वो तय डेसिबल से अधिक आवाज आएगी तो फिर इसको बैन कर देंगे। इसके साथ उन्होंने खुले में मांस बेचने को लेकर गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कह दिया। उनके आदेश के साथ ही आज इंदौर में नगर निगम के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मांस मछली, मीट, फिश और नॉनवेज बेचने वालों की कई दुकानों को हटा दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के तहत कई दुकानों को हटाया गया और कई दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। और यह है बुलडोजर चलता हुआ उन दुकानों पर जिनको हटाया गया है। यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलने लगा है। और डॉक्टर यादव के फैसले के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जिसमें दुकानों को हटाया गया है। खुले में मीट बेचने को लेकर प्रतिबंध का ऐलान, बैन का ऐलान सीएम के एक्शन में नजर आया, जिसके बाद नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को तोड़ दिया, इन पर बुलडोजर चला दिया। यह तो हुई सीएम के आदेश की बात। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कानून इसको लेकर क्या कहता है। मास्क के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है कानून के मुताबिक। भारत में खुले में मास्क की बिक्री को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा नियम के मुताबिक दुकानों के सामने लोगों के लिए मास्क का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। मास्क की दुकानों पर लोहे की जगह स्टील से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मास्क काटने के 3 घंटे के अंदर उसे बेचा जाना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी इसके लिए मस्ट है, जरूरी है। खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेने से पहले मास्क की दुकानों को संबंधित स्थानीय निकायों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। मीट को इंसुलेटेड फ्रीजर वैन में ढोना, मीट कारोबार से जुड़े सभी वर्कर्स का अनिवार्य हेल्थ सर्टिफिकेट, मीट की दुकानों के धार्मिक स्थलों और सब्जी की दुकानों पर पर्याप्त दूरी, ऐसे कई मानक हैं जिसका पालन करना कानून के मुताबिक जरूरी होता है। साल 2006 में लाया गया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। हमारे देश में 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लाया गया। इसे 2011 में लागू किया गया। यह अधिनियम भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन को भी स्थापित करता है। खाद्य सुरक्षा मानक से संबंधित जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। FSSAI खाद्य सुरक्षा मानकों और दिशा निर्देशों का निर्धारण करता है, तय करता है और उसके बाद ये नियम कानून लागू होते हैं। लेकिन आज देखने को मिला कि नियम कायदे कानून लागू नहीं हो रहे थे, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से सीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपके कर्म और समर्पण को भी छुट्टी पर जाने का अधिकार हो सकता है? महिलाओं को पेड पीरियड लीव यानी कि मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर संसद में कल सवाल पूछा गया। जाहिर सी बात है, ये वैसी छुट्टी की बात है जहां पर आपकी तनख्वाह ना कटे, यानी कि पेड लीव। महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने इस विचार को ही खारिज कर दिया। कहा कि सरकार इस तरह के किसी भी पेड लीव की तरफ नहीं सोच रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा है और इसको हमें दिव्यांगता की तरह यानी कि एक तरीके से हैंडीकैप की तरह नहीं देखना चाहिए। राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने संसद में पेड पीरियड लीव को लेकर सवाल पूछा था। पहले आपको वो क्लिप दिखा देती हूं। Is that what measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees? Thank you, sir. Minister. So, as the gentleman would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. सुना आपने। ये फैसला ये दिखाता हुआ भी लगता है कि महिलाएं जैसे दुनिया में एक अजूबा जीव हों, जिन्हें हरदम एक सहारे की जरूरत हो, फिर चाहे वो प्रकृति के बनाए उसके जिस्म को लेकर ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप इस पर मेरा टेक भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरा इस पर मानना क्या है। मेरा इस पर मानना यह है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जानी चाहिए या नहीं, इसका जवाब हां और ना दोनों है। मतलब कि छुट्टी की कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको पीरियड्स हैं तो आपको लीव मिले ही मिले, और वो भी पेड लीव। अगर तकलीफ है तो छुट्टी दी जा सकती है, अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पीरियड्स हैं इस बात को लेकर छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए और कोशिश करूंगी कि इसको आसानी से आपको मैं समझा पाऊं।
अगर पीरियड्स के नाम पर हर जगह छुट्टियां और आराम देने की बात की जाए और ये महसूस कराया जाए कि पुरुषों के मुकाबले वो काम के मामले में इन दिनों यानी कि अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लेस एक्टिव रहती हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक आज़ाद, खुद पर निर्भर रहने वाली हर महिला के लिए उल्हाना जैसा ही होगा। फेमिनिज्म के नाम पर इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन इससे इतर मेरा टेक ये है, मसला वहां पर पैदा होता है जब हम फेमिनिज्म की आड़ में मुद्दा बनाते हैं और खुद को एक इंसान से कुछ अलग साबित करने की होड़ में लग जाते हैं। नारीवाद की इस दौड़ में आगे निकलने के लिए हम कुदरत की दी गई प्रक्रियाओं पर भी शोर मचाने लगते हैं। कुछ जगहों पर जॉब ज्वाइन करने से पहले ही देखा जाता है कि महिला मैरिड है या फिर अनमैरिड है। कुछ कंपनीज इसमें एक्सेप्शन हो सकती हैं, ये मैं मानती हूं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कई कंपनीज महिलाओं को काम देने में कतराती हैं, हिचकती हैं, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कहीं पर उनकी सुरक्षा का मुद्दा हावी हो जाता है, तो कहीं पर उनके पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी के बाद मैटरनिटी लीव का प्रावधान, यानी कि चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान। ऐसे में महिलाएं यंग एज में जब वो वर्क प्लेस पर बेहतरीन काम कर सकती हैं, तो उन्हें पीरियड लीव से जोड़कर उनके लिए जाने अनजाने कहीं खाई तो नहीं खोदी जा रही है। अगर उस पर पीरियड लीव का टैग भी लग जाए तो क्या काम मिलना आसान रह जाएगा? जाहिर है ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इस पर आपका अपना एक भाव हो सकता है, आपका अपना एक टेक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और किसी कानून की, किसी कंपल्जन की इसके लिए जरूरत नहीं है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण संसद सत्र में केंद्र सरकार ने देश के 3 महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों के संशोधित संस्करण को पेश करने का फैसला लिया है। आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार ने देश के महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों को अंग्रेजों की औपनिवेशिक सोच से मुक्त करने और उनका भारतीयकरण करने की गरज से इसी साल अगस्त में संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 3 संहिताएं पहली बार पेश की थी। अब केंद्र सरकार इन्हीं तीनों संहिताओं के संशोधित संस्करण लेकर आई है। भारतीय कानून व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अंग्रेजों के जमाने के कई कानूनों को निरस्त कर उसे भारत के हिसाब से तैयार किया गया है। 1860 से देश में लागू आईपीसी बहुत जल्द भारतीय न्याय संहिता के नाम से लागू होगा। इसी तरह 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा और साथ ही 1872 से लागू इंडियन एविडेंस एक्ट का नया नाम अब भारतीय साक्ष्य बिल होगा। मोदी सरकार की कवायद महज नाम बदलने तक सीमित नहीं है। अपराध से संबंधित कानून देश के हर चौकी थाने में लागू होते हैं, इसलिए जनता को सीधे और रोज प्रभावित करते हैं। इन 3 बिलों के जरिए सरकार पहली बार आतंकवाद, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को भारत के साधारण कानून के तहत लेकर आ रही है। इससे पहले इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए अलग से विशेष विधेयक लाने का रिवाज रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बावजूद इसके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सीधे हर नागरिक को प्रभावित करने की क्षमता के इस पर देश में व्यापक चर्चा नहीं हो रही है। संशोधित विधेयक की सबसे बड़ी हाईलाइट है नए कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक काम में लेने की बाध्यता। नए कानून लागू होने के बाद पुलिस या एजेंसियों की ओर से की जाने वाली सर्च, सीजर, बयान लेने की प्रक्रिया की कार्रवाई की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना बाध्यकारी होगा। ये अभी की मौजूदा स्थिति के विपरीत एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था होगी और एजेंसियों की मनमानी को रोकेगी। संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में साधारण आपराधिक कानून के तहत पुलिस कस्टडी की अवधि मौजूदा 15 दिन से बढ़कर 60 से 90 दिन की गई। यह अवधि अपराध की प्रवृत्ति और गंभीरता पर निर्भर करेगी। जहां एक और पुलिस कस्टडी की अवधि बढ़ाने के पैरोकार इससे अपराध पर शिकंजा कसने का सही और प्रभावी तरीका बता रहे हैं, वहीं इस संशोधन से आरोपी को लंबी अवधि तक पुलिस कस्टडी में रखकर उसके अधिकारों के व्यापक हनन की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। एक और उल्लेखनीय बदलाव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नए संशोधित कानून में राजद्रोह को अब देशद्रोह के नाम से परिभाषित किया गया है। इस पर भी 2 अलग अलग राय बन रहे हैं।
सरकार के अनुसार इस संशोधन से उसे देशद्रोही गतिविधियों पर समय से और पूर्ण अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ कानूनी जानकारों का मानना है कि संशोधन से भारत के आम नागरिक की अभिव्यक्ति के अधिकार सीधे सीधे प्रभावित होंगे। भारतीय नागरिक संहिता के संशोधित स्वरूप में छोटे संगठित अपराधों और गंभीर प्रकृति के संगठित अपराधों में स्पष्ट फर्क करने का प्रयास किया गया है। नए संशोधनों के बाद किसी भी आतंकवादी हरकत को अब यूएपीए के सेक्शन 15 के तहत परिभाषित किया जाएगा। जहां एक और छोटे संगठित अपराधों की लिस्ट में चेन स्नैचिंग, जेब तराशी और टिकट ब्लैक करने जैसे अपराध शामिल किए गए हैं, वहीं गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों पर कुछ जगह स्पष्टता का अभाव दिखाई पड़ता है। जैसे कि भारतीय नागरिक संहिता के संशोधित विधेयक में पुलिस के एसपी या इससे ऊपर के अधिकारी को ये तय करने की जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी मामले को 1967 के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत दर्ज करे या फिर उसे आतंकवादी कृत्य करार दे। इन तीनों संशोधित बिलों पर अच्छी खासी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है इनको लागू करने में आने वाली उन दिक्कतों का निराकरण जो कि हमारे मौजूदा कानून में नहीं बल्कि सिस्टम में है। जैसे कि भारत के सुदूर गांव में आज भी आधुनिक तकनीक से लैस पुलिसकर्मी मिलना एक बड़ी बात है। मुकदमों के बोझ के तले दबी न्यायिक प्रणाली और उसमें खाली पड़े हुए पद अच्छे से अच्छे अनुसंधान को वर्षों तक बिना किसी नतीजे के लटकाए रखते हैं। लिखने पढ़ने में इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को काम में लेने की बाध्यता बिल्कुल आदर्श स्थिति है, लेकिन प्रशिक्षित फॉरेंसिक एक्सपर्ट की देश में उपलब्धता एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संसद में पेश किए जा रहे ये बिल सरकार को मौजूदा अपराध न्याय प्रणाली के सुराखों को बंद करने का एक बहुत प्रतीक्षित मौका दे रहे हैं, जिसका पूरा लाभ इन विधेयकों पर अच्छी और सार्थक बहस से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की। राजनीतिक आरोपों से परे सरकार को संसद और नागरिकों को बिल्कुल साफ शब्दों में इस संशोधित कानूनों के लागू होने से पुलिस राज हो जाने के डर को दूर करने के व्यापक प्रयास भी करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।